फ्रेंड्स, नितिन गुप्ता दिस साइड। आज मैं आपके साथ अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी, जिसे हम अकाउंटिंग डेफिनेशंस कहते हैं, वो डिस्कस करूंगा। बहुत जरूरी टॉपिक है। जरूरी टॉपिक इसलिए है कि सही मायनों में हमारा अकाउंट्स यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उस सब्जेक्ट को अंडरगो कर सकते हैं। सिमिलरली, मैं आपके साथ आज जितनी भी डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा, वो डेफिनेशंस हमारे पूरे अकाउंटेंसी के होल कंसेप्ट को क्लियर करेगी। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि डेफिनेशंस हम जब भी पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशंस हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाएंगी, और उन डेफिनेशंस को समझाने के लिए हम बिजनेस एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को ही अंडरगो करेंगे। सो आई एम नितिन गुप्ता फ्रॉम आईजन एकेडमी, गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशंस फॉर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बात को समझना है कि सारी की सारी डेफिनेशंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, हमें उन्हें कुछ हेड्स में बांट देना चाहिए। दे आर कॉल्ड एज ग्रुपिंग ऑफ डेफिनेशंस। जैसे आप अगर समझेंगे तो मैंने यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेनली 7 ग्रुप बना दिए हैं, जिसमें मैंने रिलेटेड आइटम्स को एक दूसरे से मैच करके उनको कंसर्न हेड में डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रोपराइटर की, तो प्रोपराइटर मालिक है, बिजनेस में पैसा लगाता है। अब अगर वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल प्रोपराइटर से रिलेट हो गया। बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकालता भी है अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, इसका मतलब ड्राइंग्स हो गया। और अगर प्रोपराइटर है, मालिक है, बिजनेस में पैसा डाल भी रहा है, बिजनेस से पैसा विड्रॉ भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज एंटिटी। तो हमने क्या किया? हमने 4 डेफिनेशंस को पढ़ा अलग अलग, पर उसका हेड एक ही बना दिया, इस बात को समझाने के लिए कि हमारी डेफिनेशंस किस तरीके से एक दूसरे के साथ कवर होती हैं। सो अकाउंटिंग टर्म्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड कन्वर्स विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड द डेफिनेशंस आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स टू हैव बेटर एंड ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंडिंग। बेटे, अगर हम किसी से यह पूछें कि जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है वो कौन है, आप बोलेंगे मालिक। परफेक्ट। बट उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? वो बिजनेस में रिस्क ले रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, उस कैपिटल रिस्क के बदले उसे क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे? दे आर कॉल्ड एज प्रॉफिट्स। जिस बिजनेस में वो अपनी वर्किंग कर रहा है, उस बिजनेस को मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या नाम देंगे? सो ईच एंड एवरी पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंगली। तो हमने सारी की सारी डेफिनेशंस 7 हेड्स में डाल दी, और हम बारी बारी एक एक डेफिनेशन को समझेंगे कि हम अपने कंसेप्ट को किस तरीके से आगे मूव कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपनी 4 डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे: प्रोपराइटर, कैपिटल, ड्राइंग्स एंड एंटिटी। सबसे पहला आता है हमारा प्रोपराइटर। बच्चों, प्रोपराइटर का मतलब क्या है? प्रोपराइटर का मतलब है, अगर मैं अपनी एक सिंपल लैंग्वेज बोलूं, मालिक या ओनर who invest money in the business as capital, who take all the risk। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब है कि प्रोडक्शन, सेल्स, लेबर, डेली डे टू डे ऑपरेशन, उनके खर्चे, उसके बाद भी इस चीज की गारंटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, हमारे गुड्स सेल आउट होंगे या नहीं। एंड ऑफ द डे, when the concerned owner works and he gets the rewards, they are called as profits and gains। Accounts point of view से प्रोपराइटर बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। बेटा, लाइबिलिटीज हमारी 2 तरीके की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक ऐसी लाइबिलिटी बिजनेस ने कैरी की जिस लाइबिलिटी को पे
तब किया जाएगा जब बिजनेस बंद होगा। सो इट इज नॉट टाइम बाउंड। आप तब पे करेंगे जब आपका मन करेगा, अदरवाइज आप पे नहीं करेंगे। दैट इज ऑलवेज इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? टाइम बाउंड। हर हालत में एक समय के बाद आपको वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आ गया कि भाई प्रोप्राइटर का मतलब तो मालिक है, अकाउंट्स की भाषा में काम कर रहा है। पर अगर लीगल भाषा में देखें तो वो मालिक है, बिजनेस चला रहा है, बिजनेस की वर्किंग कर रहा है, सारा पैसा उसका लगा हुआ है, कमाएगा तो प्रॉफिट्स भी उसके हैं और अगर कुछ खोएगा तो लॉस भी उसके हैं। कैपिटल, बच्चों हमने अभी पढ़ा कि मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाएगा दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। सो कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर। हमने क्या लिखा अपनी लैंग्वेज में? ओनर का अपना पैसा। तो ओनर का अपना पैसा मींस कि ओनर अपने पैसे लेके आ रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी टू स्टार्ट द ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन का मतलब है प्रोडक्शन शुरू करना है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चना है, लेबर को अपॉइंट करना है, मशीन्स कैसे खरीदनी है, लेबर को तनख्वाह देनी है, माल खरीदना है। कहां से आएंगे ये पैसे? ये पैसे आएंगे जो ओनर शुरुआत में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाएगा। कैपिटल क्यों लगाई जाती है? दो तरीके से। सबसे पहले तो कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया गया, और उसके बाद कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाया गया। सो फ्रॉम द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज अ लायबिलिटी। अब अकाउंट्स की भाषा में अगर मैं बात करूं, क्योंकि तुम सारे बच्चे इतना पढ़ चुके हो कि तुम्हारे ये कंसेप्ट क्लियर हैं। आज इस टॉपिक को समझने का हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि कहीं पर अगर कोई क्लैरिटी ना आई हो तो आज हम उस क्लैरिटी को हिट कर दें। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए जरा, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब कैपिटल मींस इंटरनल लायबिलिटी और लायबिलिटी मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बच्चे शुरू में ना बहुत कंफ्यूज रहते थे कि लायबिलिटी और कैपिटल को आप अलग क्यों लिख रहे हो? भाई असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी लिख दो, कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है। पर हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या लायबिलिटी वाकई में दोनों पे करनी है? नहीं, कैपिटल वो पैसा है जो पे किया जाएगा जब बिजनेस बंद होगा, और लायबिलिटी वो पैसा है जो हर हालत में एक फिक्स टाइम के बाद पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पे किए गुजारा नहीं चलेगा। सो कैपिटल इज अ कर्जा from the business point of view, invested by the malik in the business to start, to grow, to develop the business operations accordingly. Drawings, बच्चों इस डेफिनेशन पे हम थोड़ा सा डेप्थ मारेंगे, समझते हैं कैसे। Drawing means the money or goods drawn from the business not used for the business purpose. आज अगर हम एक बुक को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है द मनी विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया। मैंने कहा कि वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से ड्रॉ तो किया पर बिजनेस के लिए यूज नहीं किया। अब आप एक बात बताइए, आज अगर ओनर बिजनेस से पैसे ड्रॉ करे और पैसा ड्रॉ करने के बाद उसका पैसा गिर गया या चोरी हो गया, तो ये थोड़े प्रूफ कर दोगे आप कि मैं वो पैसे बिजनेस के लिए यूज कर रहा था। कहां यूज करें? सिंपल आंसर, अगर आपने बिजनेस के खर्चों में उस पैसे को जो ड्रॉ किया यूज नहीं किया, तो हमारी लैंग्वेज में वो कहलाता है कि मनी नॉट यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, देयरफॉर ड्रॉइंग्स। और क्योंकि ये पैसा आपने बिजनेस से ड्रॉ किया लेकिन बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, इसीलिए ये पैसा आपका लॉस है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा बिजनेस से चला गया, तो क्या फायदा दे दिया तुमने बिजनेस को इस पैसे का? इसीलिए ये पैसा डिडक्ट होगा लॉस के तौर पे। बच्चों ड्राइंग्स दो तरीके से की जा सकती हैं।
आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। तुम एक ओनर हो, तुमने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है शुरू में, अगर उस कैपिटल से तुम पैसे ड्रॉ करते हो तो बिजनेस कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका मतलब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज आपकी कैपिटल थी पहले 2 लाख रुपए और आपने ड्राइंग्स क्रिएट की 40,000, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1,60,000। दैट इज द पॉइंट। लेकिन अगर ओनर बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा ड्रॉ करता है, देन बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तुम बच्चे जब 12th में पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, why we are calculating interest on capital and why we are calculating interest on drawings, जबकि ड्रॉ बिजनेस से पैसा हो रहा है। तो वो पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। बिजनेस का कमाया हुआ पैसा बिजनेस की संपत्ति है। तुमने एज अ ओनर बिजनेस से पैसे निकाले, किससे पूछ के निकाले? वो तो बिजनेस के पैसे हैं, या तो बिजनेस के लिए यूज कर दो, वो तुमने किया नहीं। तो अगर तुम बिजनेस के लिए ये पैसा यूज नहीं करोगे तो हर हालत में तुम्हें इस पैसे पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को पे करना पड़ेगा। एंटिटी, a business organization who exists by its name, once it is registered in that name, all the transactions recorded in the name of business. After registration, business and businessman become two separate entities. All the accounts and the vouchers will be prepared in the name of entity. My dear friends, अगर मैं आपको ये पॉइंट इस लॉजिक से जोड़ के बताऊं कि बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारा एक चैप्टर आता है कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। उसका पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। आपने एक बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, उसका नाम रखा, नामकरण संस्कार किया और आपने उस नेम को अकॉर्डिंग टू द लॉ रजिस्टर करवा दिया। रजिस्टर करवाने के लिए जो बिजनेसेस हैं वो दो तरीके से मूव अप होते हैं, एक होता है कंपनी और एक होता है एनी अदर बिजनेस। एनी अदर बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर आ गया, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एटसेट्रा। अगर आपको एनी अदर बिजनेस के नाम रजिस्टर करवाने हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना होता है, लेकिन अगर आपको कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाता है। तो मैं एज अ ओनर अपने बिजनेस के नाम को रजिस्टर करवाता हूं। अब लॉजिकली वो नाम आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो गया। हम आज जिंदा हैं, थोड़े समय के बाद हमारी डेथ हो जाएगी एज अ ओनर फिजिकल मैन। तो मैं अगर अपने नाम से बिजनेस चलाऊंगा और मेरे बाद किसी और को बिजनेस कैरी करना है तो बिजनेस की तो गुडविल ही नहीं बनेगी कभी, क्योंकि मेरी गुडविल तो मेरी डेथ के साथ चली गई। तो हम क्या करें? अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए हम एक ऐसा नाम रखते हैं जो कंसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस रहे, परपीचुअल रहे। दैट इज व्हाई वी रजिस्टर द नेम। बिजनेस का नाम रजिस्टर होते ही वो एंटिटी बन जाती है। हर प्रकार के अकाउंट्स, वाउचर्स, डिटेल, मीटिंग सब बिजनेस के नाम पे होगा। हम सबको पता है रिलायंस कंपनी किसकी है? मुकेश अंबानी की। हम ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी साहब की मीटिंग है। मुकेश अंबानी साहब का 10 लाख करोड़ का बिजनेस है। मुकेश अंबानी साहब ने एक साल के 30,000 करोड़ कमाए। नॉट एट ऑल। हम कहते हैं रिलायंस कंपनी की मीटिंग है, रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट्स डिस्क्लोज हुए हैं, रिलायंस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। पता तो सभी को है मालिक कौन है। सो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस अलग चीज हो गई और बिजनेसमैन अलग। सारे अकाउंट्स बिजनेस के नाम पे प्रिपेयर होंगे। तो बच्चों, मैंने यहां आपको क्या समझाने की कोशिश की? मैंने आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश की कि हम जब भी अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, हम जब भी अपनी वर्किंग्स क्रिएट करेंगे और डेफिनेशंस को समझेंगे, तो हर हालत में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी डेफिनेशंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो आज मैंने आपको पहला ग्रुप समझा दिया, which is proprietor, capital, drawings and entity. I hope आप सबको ये मेरी डेफिनेशन समझ में आएंगी। ध्यान से डेफिनेशंस पढ़ो बच्चों, और मैं अगली 4 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं
30 डेफिनेशंस पूरी क्लियर करूंगा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, और उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ध्यान से करते रहें, सक्सेस जरूर मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अपनी ग्रोथ पे जाएं और अपनी वर्किंग को करें। बाय बाय बच्चों, ओम साईं राम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।